बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने की शेयर करनी है और स्टोरी यही है, आपने सुन ली होगी। ये जो मुआहदा सामने ले आए हैं राना सनाउल्लाह साहब और बाकी भी बहुत सारे काबीना के मेंबरान के साथ बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये मुआहदा सामने आया बहरिया टाउन या मलिक रियाज साहब और पिंकी पीरनी साहबा के दरमियान। ये तो आपने ख़बर सुन ली होगी। चलें, ख़बर मैं भी बता देता हूँ फिर से, लेकिन मेरे लिए इससे ज़्यादा अहम ये है कि ये मुआहदा सामने क्यों आया, आखिर ये क्वेश्चंस क्यों उठाए गए। पहली दफ़ा किसी हुकूमत ने या हुकूमत के अहम वज़ीरों ने बैठ के मलिक रियाज साहब का कच्चा चट्टा क्यों खोला, और क्या उनका कच्चा चट्टा खोला या जिनका उनके साथ मुआहदा था उस हिसाब से उनका कच्चा चट्टा खोला। ये क्या चक्कर क्या है? क्योंकि जो एक सहाफ़ी है, जो तजियाकार है, वो एक अपनी निगाह से देखेगा इसको, वो बिटवीन द लाइंस क्या है वो देखेगा। ख़बर तो चलो आ गई ना, और ख़बर यही है कि कुछ अर्सा पहले आपने ये कहा सुना कि इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और कुछ अर्सा पहले हमने सुना अखबारात में आया, मीडिया में आया कि बरतानिया ने मलिक रियाज साहब की कोई करप्शन पकड़ी, या यहाँ से मलिक रियाज साहब ने पैसा ट्रांसफ़र किया। वो पैसा ट्रांसफ़र उन्होंने सोचा कि गलत ट्रांसफ़र किया, और वहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ भी ख़रीदी और बाकी कोई उनके अकाउंट में भी थे। तो वो सारा कुछ ना उन्होंने कॉन्फिस्केट किया, यानी कि ज़ब्त कर लिया। बरतानिया ने तहकीकात की और वो सारा पैसा ज़ब्त कर लिया और वो प्रॉपर्टीज़ भी ज़ब्त कर ली। ठीक, अच्छा, उसका ऑल इंक्लूसिव जो बनता तो 190 मिलियन पाउंड बनते थे। वो आजकल जैसे कैलकुलेट करके बता रहे थे राना सनाउल्लाह साहब कि वो तकरीबन कोई पाकिस्तान के 50 अरब रुपए बनते हैं। ठीक, अच्छा, बरतानिया ने मलिक रियाज साहब का पैसा पकड़ा। मलिक रियाज का और उसके बेटे का, मलिक रियाज और उनके बेटे का अली रियाज का बरतानिया में दाखिला भी बंद कर दिया। और वो जो पैसा उन्होंने पकड़ा ना, वो पैसा पकड़ के 190 मिलियन या आज के हिसाब से 50 अरब रुपए वो पाकिस्तान को वापस लौटा दिए। मलिक रियाज साहब ने देना था एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 360 अरब रुपए। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही मुआहदा हुआ था, वो जो सिंध में इनको ज़मीन अलाट की गई थी, और इस हवाले से वो तो काफ़ी अरसा केस चलता रहा और बाद में एक सेटलमेंट हुई कि 360 अरब रुपए सरकारी ख़जाने में जमा करवाएंगे। और खैर से शहजाद अकबर इमरान खान साहब की हुकूमत ने वो जो पैसा आया ना 50 अरब रुपए, वो मलिक रियाज साहब की तिजोरी में डाल दिया कि जी आप उसी खाते में जमा करवा दें। ठीक, यानी कि कहने का मकसद ये है कि बरतानिया से पैसा आया 50 अरब रुपए, हुकूमत पाकिस्तान ने 50 अरब रुपए मलिक रियाज को वापस कर दिया। ठीक है, समझ आ गई। चलो, मेरे जैसे सादा लोग ये समझ लें कि बरतानिया ने लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान को वापस किया कि भाई आपके ये मलिक रियाज साहब ने लूटा है और ये आपका सरकारी कौम का पैसा है, ये लो। और आगे से इमरान खान की हुकूमत ने मलिक रियाज साहब को दोनों हाथों से उठा के दे दिया, ये लो। आप समझ आ गई आपको? ठीक, अच्छा, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हुकूमत के बकौल हुकूमत आज वो मुआहदा सामने ले आई है, और वो मुआहदा, उस मुआहदे पर बहरिया टाउन और बुशरा बीबी पिंकी पीरनी साहबा या बुशरा खान, ये आपके सामने तस्वीर भी है चल रही है, बुशरा बीबी का वो जो मुआहदा है वो सामने, उनके दस्तखत भी हैं इस मुआहदे पर। मलिक रियाज साहब ने अलकादर यूनिवर्सिटी, जेहलम की सुहावा तहसील में अलकादर यूनिवर्सिटी, वो इमरान खान साहब ने उसका इफ्तिताह भी किया, और अलकादर ट्रस्ट के नाम से जिस पे यूनिवर्सिटी बननी थी, अभी तक कोई यूनिवर्सिटी का वजूद भी कोई नहीं है, 458 कनाल ज़मीन ये ट्रांसफ़र की, और उसकी ट्रस्टी हैं बुशरा बीबी साहबा या पिंकी पीरनी साहबा। और तकरीबन को 240 कनाल फरागोगी को यहाँ पर बनी गाला में भी ट्रांसफ़र की। तो ये तकरीबन बता रहे थे कि 5 अरब से ज़्यादा बनते हैं। तो ये वो मुआहदा हुआ खुफिया, और ये जनाब वो सामने आ गया, और 5 अरब रुपए इन्होंने बटोरे
और 50 अरब रुपए इन्होंने मलिक रियाज को वापस कर दिए और रिश्वत ली मुबैना तौर पे हुकूमत के बकौल। वो जो मुआहदा है वो सामने आ चुका है, अब उन्होंने वो फिर जो है ना, मैंने इसी वजह से एक ट्वीट भी की, मैंने कहा मुआहदा हो तो सामने आ ही जाता है, ठीक है ना। शायद हो सकता है राना सनाउल्लाह साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अलमारियों से वो रूस के साथ सस्ते तेल वाला मुआहदा ढूंढ रहे हों और ढूंढते ढूंढते वो तो उनको नहीं मिला, किसी अलमारी के दरमियानी दराज से ये पिंकी पीरनी और मलिक रियाज का मुआहदा मिल गया है, वो इसको सामने ले आए हैं। ठीक भाई, मुआहदे ऐसे ही होते हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक मुआहदा किया है इंडोनेशिया के साथ, सस्ता खुर्दनी तेल, तकरीबन कोई 2.5 लाख टन सस्ता खुर्दनी तेल आएगा और वो ज़ाहिर है उससे फिर घी, कुकिंग ऑयल वगैरह ये सस्ते होंगे। ठीक, और अगले 10 रोज़ में कोई बहुत सारे पता नहीं 10 के 12 कितने बहरी जहाज़ भर के वो आ भी जाएंगे पाकिस्तान, और वो मुआहदा सामने भी आ गया है। ये मुआहदा ऐसे होता है। पीटीआई वाले कह रहे हैं हम मुआहदा करके गए थे रूस के साथ, रूस खुद कह चुका है कि इन्होंने कोई मुआहदा नहीं किया हमारे साथ, ख़त भी नहीं लिखा। वो तो उनके सफ़ीर ने कहा है सिर्फ डिस्कशन हुई थी, ना ख़त लिखा है ना मुआहदा। वो अभी तक पीट रहे हैं, कौमी यूथ को चूना लगा रहे हैं हम मुआहदा करके गए थे। अच्छा, अब आ जाए जनाब अपनी मेरी बात पे कि मैंने कहा कि ये क्यों हुआ आखिर। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है ना, ख़ुद मैं ही अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि मलिक रियाज साहब के सिलसिले में, चाहे वो मीडिया हो, सारे का सारा मीडिया, ठीक है ना, चाहे वो कोई हुकूमत हो, चाहे कोई सियासी जमात हो हुकूमत से बाहर अपोजिशन हो, या चाहे वो कंट्रोल टावर हो, या चाहे जुडिशरी हो, मलिक रियाज साहब के मामले में उनके पास कोई ऐसी बड़ी गिदड़ सिंगी है या पता नहीं को सबकी मुबैना तौर पे ऐसी कमज़ोरियाँ हैं कि मलिक रियाज साहब के मामले में ये सारे के सारे सेम पेज पे होते हैं। वैसे ये एक दूसरे के साथ इस तरह से तलवारें खींच के खड़े होते हैं, ठीक है ना, बंदूकें तान के खड़े होते हैं, लेकिन जब मलिक रियाज साहब का मामला होता है तो ये सारे चुप साध लेते हैं और ये सारे के सारे मलिक रियाज साहब के मामले में सारे के सारे एक पेज पर होते हैं और वही तारीफ़ी और वही चुप साध लेते हैं और ये वगैरह। पहली दफ़ा ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ? मैं कुछ क्वेश्चन रेज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा हमें याद है जरदारी साहब की एक JIT आई थी, वो इदारों ने बनाई थी, ठीक, और वो JIT कोई 1000 या 1200 सफ़ात पे मुश्तमिल थी, मैंने सारी पढ़ी थी। उसमें मैंने कहा था, अपनी वीडियोस में भी कहा था, मैंने कहा था कि भाई बात यह है कि अगर इस JIT की बुनियाद पर जरदारी साहब का सत्यानाश होता है ना, तो फिर मलिक रियाज का सवा सत्यानाश होता है, क्योंकि उस JIT में जो बातें, क्योंकि जो रिश्वत लेने वाला होगा तो रिश्वत देने वाला भी उतना ही जुर्मदार है। उस JIT में बहुत कुछ लिखा था। खैर, तो उस वक़्त आई थी। तो क्या ऐसा है कि ये चूँकि पिंकी पीरनी की ये करप्शन साबित करनी थी, या उनका ये मुआहदा, या उनका ये काले करतूत सामने लाने थे, तो मलिक रियाज के भी सामने आ गया? क्या ऐसा ही है या ऐसा नहीं है? क्योंकि मलिक रियाज साहब कंट्रोल टावर के हमेशा ही करीब रहे हैं, सबको पता है। चौधरी निसार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि आप देख लें, उन्होंने लंबा चौड़ा बात की थी काफ़ी अरसा पहले जब वो वज़ीर दाखिला थे। उन्होंने कहा कि ये बंदा कि जब इनकी हम कंडीशन देखते हैं कुछ अरसा पहले तो इनके पास ये हालात थे, आज उनके पता नहीं 13-13, 14-14 जर्नैल उसके जो है ना मुलाजिम हैं, जो रिटायर्ड जर्नैल हैं, तो उनकी काफ़ी अच्छी जो है ना कंट्रोल टावर के साथ। तो क्या ऐसा है कि कंट्रोल टावर के साथ मलिक रियाज साहब की बिगड़ गई है, इस वजह से मौजूदा हुकूमत उसके ख़िलाफ़ आके मुआहदे सामने ला रही है? सवाल है ना, सवालात आप करें, सवाल यहाँ से उठते हैं। अल्लाह ने अक्ल दी है, शऊर दी है। या क्या ऐसा है कि बिगड़ी तो नहीं है, लेकिन कंट्रोल टावर के किसी एक सेक्शन या फैक्शन के साथ बिगड़ गई है जो पावरफुल सेक्शन है? या ऐसा है कि बिगड़ी भी बिल्कुल नहीं है, किसी सेक्शन या फैक्शन के साथ भी नहीं बिगड़ी, लेकिन फिर भी कंट्रोल टावर या कोई और मुक्तदर हल्के या कोई और पावरफुल कुव्वतें उनके साथ कोई और अच्छी डील करना चाहती हैं? सवाल 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 मरेगा तो जवाल आ जाएगा। मैं कहता हूँ सवाल जहाँ ख़त्म होगा वहीं पे जवाल शुरू हो जाएगा। सवाल कीजिए, सवाल कीजिए, इससे बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। क्या ऐसा है कि मलिक रियाज साहब ने
पिछली हुकूमत के साथ वो तबाही मचाई है मिल के, और उन्होंने तो वो करप्शन के दरवाजे खोले हैं मुबैना तौर पे, और उनको वो फ़ायदे हुए हैं कि उनको जरदारी साहब के साथ, नून लीग के साथ, बाकी हुकूमतों के साथ दोस्ती भूल गई है। उन्होंने कहा जी वाह जिंदाबाद इमरान खान साहब, इसने तो मेरे वारे न्यारे करवा दिए हैं, इतने अरबों और खरबों तो मुझे किसी ने भी नहीं इस तरह से कमवाए कि जिस तरीके से मेरा रास्ता हमवार किया इमरान खान साहब ने। क्या ऐसा है कि मलिक रियाज साहब ने नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ किए गए कुछ मुआहदों की खिलाफ वर्जी की है? क्या ऐसा है कि नून लीग उनके खिलाफ है? क्या ऐसा है कि कोई सारे मिल के उनसे कोई और भी अच्छी डील करना चाहते हैं? क्या ऐसा है कि मलिक रियाज कुछ चीज़ों में कोई रुकावट हैं? क्या है? सवाल और भी मेरे जहन में बहुत ज़्यादा हैं। सवाल आप भी किया करें, ऐसी बात नहीं है कि सवाल न करें। सवाल हो तो ठीक है, जहाँ सवाल मर जाए वहाँ जवाल आ जाता है। तो भाई बात ये है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, ये कुछ अर्सा पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने असम्बली के फ्लोर पे भी यही तफसील बताई थी, वो तफसील आपको मैंने बताई थी, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक वीडियो भी की थी। ख्वाजा आसिफ साहब ने असम्बली के फ्लोर पे वही बातें की थी सारी की सारी। अच्छा, अब बात ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अब भी इस हुकूमत को तंग कर रही हैं। अभी अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो कुछ पंजाब में हो रहा है वो हम इंशाल्लाह उसको तफसील के साथ डिस्कस करेंगे, और भी बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है, वो भी मैंने आपके साथ अगली वीडियो में डिस्कस करनी है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि मुझे समझ नहीं आती कि कुछ ये अपना हुकूमत जो जितनी भी अच्छी बन रही है, अभी तक कुछ रुकावटें हैं जो इसका पीछा नहीं छोड़ रही, और वो रुकावटें हो सकता है कंट्रोल टावर से इतनी ना हो जितनी जुडिशरी से हैं मुबैना तौर पे, और सुप्रीम कोर्ट से हैं। और सुप्रीम कोर्ट का वो 3, 4, 5 रुकनी जो बेंच है, जो हमेशा ही बन जाता है सियासी मुकदमात में, और वही बेंच हमारी जान नहीं छोड़ रहा, कौम की जान पिछले 10 सालों से वही मखसूस जजेस पे बेंच, हम ख्याल जजेस पे बेंच बनाया जाता है। और मुबैना तौर पे कहते हैं कि वो बेंच बहुत सारे खुफिया हाथों के भी करीब है। तो क्या सूरत हाल है? आज मैं देख रहा था एक केस में, और वहाँ पर वो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स, उन्होंने हालांकि अप्रिशिएट किया सब ने कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे अपीयर हुए हैं, और वज़ीर आला साहब, वज़ीर आला पंजाब भी वहाँ अपीयर हुए हैं पंजाब में, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया इसको कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि जाके उन्होंने ज़मानत ली, लेकिन साथ ये भी कह दिया कि उस ज़मानत को भी हम देखेंगे, उसके कानूनी और आइनी पहलू। मुझे ये समझ नहीं आती, माज़रत के साथ, हमने भी ला पढ़ा हुआ है सर, आप किस हवाले से उस ज़मानत को देखेंगे? ये तो वही है कि जिस तरह से पैनामा का केस चलाते चलाते इकामा निकल आया बीच में से, और फिर उसके बाद जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब एक सुपरवाइजिंग जज के तौर पर, निगरान जज के तौर पर जो है ना वहाँ मुकर्रर हो गए कि जी आपने नीचे अदालत में वो जो दसाब अदालत है उसको देखें। तो ये सारी चीज़ें क्या सूरत हाल है? मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, ये क्या है? क्या जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी आपने इनको जो है ना आगे वो जो ECL है उसको किस तरीके से आपने नाम निकाले? आपने डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा जी पहले भी नाम इसी तरह से निकलते रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी पहले जो कुछ होता रहा है इसका मतलब है आप अब भी वही करेंगे। तो सर पहले जो होता रहा था आपने उस वक्त तो सुओ मोटो नहीं लिया था, आज तो सुओ मोटो लिया है। मैं इंतहाई अदब के साथ एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ, आप उसको कहानी कह लें, आप उसको वाक़या कह लें, और इसी पर मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। तो जनाब बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे थे कि आपने वो क्यों निकाला है इस तरीके से, किन किन को आपने सहूलतकारी के लिए, किन किन को आपने फ़ायदा पहुँचाने के लिए। मतलब वो ये है कि आम तौर पे हर किसी को, बार्स को, लीगल फ्रेटर्निटी को, सब को लग रहा है कि एग्जेक्टिव के काम में मुबैना तौर पर मुदाखलत हो रही है, और मुदाखलत भी हम ख्याल बेंच वही कर रहा है जो 3, 4, 5 जजेस का होता है और बनता है। और बहुत ज़्यादा भी कोई एहतियात की जाए तो 5 जजेस में से कोई एक को रख लिया जाता है जिसका डाइसेंटिंग नोट आ जाता है, 4 बिल्कुल फिर उसी तरह से हम ख्याल होते हैं।
तीन हो तो दो हम ख्याल होते हैं, और पहले तो तीनों के तीनों हम ख्याल होते हैं, और ये मुबैना तौर पे फिर उसी तरीके से। इस तरह से जुडिशरी पर मेरे लिए फ़िक्रमंदी की बात ये है, एक सहाफ़ी के लिए, एक पाकिस्तानी शहरी के लिए, कि पाकिस्तान के लोगों का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एतमाद सिफर हो रहा है, इससे भी नीचे जा रहा है। और मुझे एक, आपने भी सुना पढ़ा होगा बहुत सारों में, कि एक कहानी याद आ गई, एक वाक़या, कि वो तोता और तोती थे ना, और वो जाके बैठे, मियाँ बीवी थे, ठीक है ना, तो वो जाके बैठे किसी वीराने में और आपस में बातें कर रहे हैं कि जी बात ये है कि लगता यूँ है बादियों नज़र में, कानून की ज़बान में बात करते हैं ना, कहते लगता यूँ है बादियों नज़र में कि इस बस्ती को किसी उल्लू की नहूसत ने उजाड़ा है। ठीक, इस बस्ती को किसी उल्लू की नहूसत ने उजाड़ा है। अच्छा, आपस में बातें कर रहे थे, ऊपर किसी शाख पे या किसी दीवार पे, वीराने की खंडर की किसी दीवार पे उल्लू बैठा हुआ था, उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। वो जनाब यूं भुर्र करके उड़ के आया, उनके साथ बैठा। जब उन्होंने देखा ना तोता और तोती ने उल्लू आ गई है, और उनको महसूस हुआ कि यार ये तो हमारी सारी बातें सुन रहा था, वो बड़े शर्मिंदा हुए। इससे पहले कि वो कोई बात करते तो उल्लू ने कहा, बड़ी तारीफ़ें करनी शुरू कर दी उनकी, और वह कहा कि जी आप हमारे इलाके में आए हैं तो आज आप हमारे मेहमान हैं, आएँ और आप हमें कोई खिदमत का मौका दें और आप हमारे साथ खाना खाएं रात का। तो वो बड़े शर्मिंदा हुए, उन्होंने कहा यार हम तो इसकी बड़ी गिला शिकवा कर रहे थे, हम तो इसकी बड़े जो है ना वाट लगा रहे थे कि इस बस्ती को किसी उल्लू की नहूसत ने वीरान किया है, उजाड़ा है। तो ये तो कोई बड़ा ही कोई अच्छी मखलूक है, ये तो बड़ा मेहमान नवाज है, और ये तो वो बेचारे वो कह रहे थे कि अल्लाह करे कि इसने हमारी ये बातें ना सुनी हो। खैर उसने भी ऐसा ही ड्रामा किया ना, कि उसने कहा कि जी, उसने भी इस तरह से शो किया कि मैंने जैसे इनकी बातें सुनी ही नहीं हैं। वो चल पड़ा और वो भी उनके साथ चल पड़े, खाना शाना खाया, और सुबह जब वो खाना शाना खा के रात को वो जाने लगे तो उल्लू ने उस तोती का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तू किधर जा रही है, तू तो मेरी बीवी है। अच्छा, पहले तो तोते ने थोड़ा मजाक समझा, लेकिन उसके बाद जो है ना, मतलब वो जब वो थोड़ा सा मामलात ज़रा गड़बड़ होते हुए देखे तो उसने मुदाखलत की। उसने कहा यार ये क्या कर रहे हो, ये तो मेरी बीवी है, खुदा का खौफ करो, ये तो तोती है, क्या हुआ? उन्होंने कहा नहीं साहब, इस तरह से काम नहीं चलेगा, अब इसका फैसला कोर्ट में होगा, अदालत में होगा। तो तोता तो खुश था, उसने कहा कि ठीक है चलो सही है, अदालत में भी होता है तो कोई मसला नहीं है अदालत में। तो अदालत में चले गए, चूँकि उल्लू का शहर था, उसने 4 गवाह पेश कर दिए उस पर, और जज साहब ने फैसला दे दिया कि जी बिल्कुल ये उल्लू की बीवी है। अब जो वो अदालत से बाहर निकले तो तोता बेचारा इतना परेशान, उसका तो हार्ट फेल होने को था, और जनाब वो उल्लू जो है ना उस तोती के बाजू में हाथ डाल के और यूँ टहल टहल के जा रहा था कि जाओ, और तोता सामने आ गया। उसने कहा भाई तूने मुकदमा जीत लिया है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं क्या करूं, अब ये कोर्ट का फैसला है। बहुत ही आंसू बहाते हुए उस बेचारे की आंखों से आंसू आ रहे थे। उसने कहा मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे कि ऐसा करो कि ये कम से कम मेरे सामने तो मेरी बीवी के हाथ में डाल के ना चलो, इससे मेरा दिल जल रहा है। तो वो उस उल्लू ने हाथ छोड़ दिया और तोती को कहा कि जाओ अपने शौहर के साथ जाओ, भाई तोते के साथ जाओ, मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी पे कब्ज़ा नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि जिस मुल्क में इंसाफ का ये हाल हो कि दिन दहाड़े, दिन की रोशनी में दिन दहाड़े एक तोती को उल्लू की बीवी डिक्लेयर कर दिया जाए, वहाँ मियाँ बस्तियाँ उल्लू नहीं उजाड़ते, जज उजाड़ते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।